जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 जुलाई से देश में नया कानून लागू हो जाएगा। तो ये मेरा नए कानून पे पुलिस ऑफिसर्स को ध्यान में रखते हुए पुलिस ऑफिसर को क्या काम करना है, कैसे काम करना है, उसी को मद्देनज़र मैंने ये लेक्चर डिज़ाइन किया है। आपको बताऊं दोस्तों कि दिल्ली पुलिस में ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुरुआत लगभग 3 महीने पहले हुआ था। मैं उससे एसोसिएटेड हूँ और दिल्ली पुलिस में मैं जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है उसमें एज ए फैकल्टी मेंबर मैं रहा हूँ। तो बहुत सारे पुलिस ऑफिसर से उनकी दुविधा, उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस, सब चीज़ को शेयर करते हुए जो डिस्कशन में निकल के बातें आई वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये पुलिस ऑफिसर के काम से रिलेटेड जो बातें हैं वही मैं करूँगा आपसे। कानून तो किताब में लिखी हुई है, सभी कानून पढ़ सकते हैं, कोई रोक नहीं है। जहाँ तक किताब देखने की बात है दोस्तों, तो गवर्नमेंट ने जो भी जितने भी पब्लिशर्स थे सबको कहा है कि आप जो किताब छापेंगे उसमें इंडेक्स 2 तरीके की होगी। एक में एक तरफ पुरानी सीआरपीसी है तो उसके करस्पॉन्डिंग सेक्शन जो राइट साइड में है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की वो देनी है, और फिर पलट के एक तरफ भारतीय नागरिक सुरक्षा की देनी है और दूसरी तरफ पुरानी सीआरपीसी की देनी है। ऐसे भी भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लिए भी यही सेम तरीके से किताब डिज़ाइन किया गया है। तो सेक्शन जो नए हैं वो नए, उसके करस्पॉन्डिंग कोई सेक्शन नज़र नहीं आएगा, और जो सेक्शन पुराने हैं उनके करस्पॉन्डिंग कोई सेक्शन है तो आपको दिख जाएगा। तो सेक्शन देखना आसान है दोस्तों। मेन इसमें जो चीज़ समझने की है वो है प्रोसीजर। जो प्रोसीजर चेंज आई है, पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को पुलिस अफसर के डबल लेयर प्रोटेक्शन की बात करी है, दूसरे लेयर में मौके पे कैसे वीडियोग्राफी करनी है, क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, क्या प्रोविज़न है, उसकी बात करी है। तीसरे में मैंने जो डिजिटल एविडेंस है उसको कैसे प्रॉपरली प्रिजर्व करना है उसको बात करी है, और उसमें क्या सावधानी बरतनी है। चौथा जो लेक्चर है दोस्तों वो आपका एफआईआर वगैरह से रिलेटेड है जो कि डाला है। और 5वां लेक्चर मैं जो लेके आ रहा हूँ दोस्तों, इसमें एनसीआर की थोड़ी बात करेंगे, थोड़ा प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे, और फिर सीधे हम अरेस्ट की बात करेंगे। ये चीज़ें कवर करेंगे, अरेस्ट। और ये जो 41A की नोटिस पहले हुआ करती थी वो अब 35(3) की हो गई है, 35(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इन सारी बातों को आपके सामने लेके आ रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एनसीआर। एनसीआर का पहले प्रोविज़न सीआरपीसी में 155 यानी 155 सीआरपीसी में था। अब 174 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एनसीआर का जिक्र है। इसमें जो खास बात है दोस्तों कि एनसीआर लॉन्च करेंगे, कंप्लेनेंट को कॉपी देंगे, उनको डायरेक्ट करेंगे कि आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो, और साथ साथ फोर्टनाइटली डायरी मजिस्ट्रेट कंसर्न इलाका मजिस्ट्रेट को भेजना है। ये बात नई इंट्रोड्यूस करी है। यानी आप क्या करेंगे, तमाम जितनी एनसीआर 15 डेज़ में आपके यहाँ एनसीआर दर्ज हुई है उसकी कॉपी एक कवरिंग नोट के साथ मजिस्ट्रेट साहब के पास सबमिट करेंगे। तो एक तो ये बाइंडिंग कर दी है एसएचओ के ऊपर, जो थाना इंचार्ज होंगे, ऑफिसर इंचार्ज होंगे उनके ऊपर। तो एनसीआर की बात खत्म होती है दोस्तों। 175 वही जो 156 वाली धारा थी वो की है, उसकी ऑलरेडी मैंने बात कर लिया है एफआईआर वाले सेक्शन में, उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं 176 प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो पहले 157 सीआरपीसी हुआ करती थी। 157 सीआरपीसी में जो मोटा मोटी चेंजेस किया है दोस्तों, और जो आपको जानने की चीज़ है वो बताता हूँ। तो एक तो है कि 176(3) में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की बात करता है कि अगर 7 साल या 7 साल से ऊपर की सज़ा है तो मौके पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट बुलाना मैंडेटरी है।
इसमें स्टेट गवर्नमेंट के लिए रखा है कि जहाँ पे इसकी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है उनको 5 साल के अंदर फैसिलिटी बनानी है, और फिर तब जब वो नोटिफिकेशन करेंगे तब से ये वाला प्रोविज़न लागू होगा। तो एक जो हमने पहले बात करी थी कि मौके पे हम वीडियोग्राफी करेंगे तमाम सर्च एंड सीजर की, तो उसमें ये जो ध्यान रखने की बात है कि जहाँ 7 ईयर ऊपर के पनिशमेंट वाला केस है उसके अंदर में पहले फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुला लेंगे, बुलाने के बाद ही आपकी वीडियोग्राफी और सर्च एंड सीजर की कार्रवाई होगी। ये बात ध्यान देने की है। दिल्ली में ऑलरेडी ये सारा सिस्टम है, और चूँकि नोटिफिकेशन के थ्रू में इसको लागू किया गया है 2021 से ही, तो बाकी स्टेटों में जैसे जैसे सुविधा होगी इसको लागू करेंगे। ठीक है, और बात करते हैं 176 में कि एक इन्वेस्टिगेशन अगर लगता है किसी केस में करने की ज़रूरत नहीं है तो कहा है कि SHO साहब उसको, यानी कि ऑफिसर इंचार्ज, ये अपना रीजन लिखते हुए कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता नहीं है उसको क्लोज कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो एक राइडर दिया है कि फोर्टनाइटली इसमें मजिस्ट्रेट के पास में इसकी रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बात खत्म हो जाती है हमारी प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बाकी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप ज़रूर पढ़ें ये प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन वगैरह वाला जो पोर्शन है, किताब नहीं ले लें और उसको पढ़ें, उससे आपका ज्ञानवर्धन ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों अरेस्ट की। तो अरेस्ट की जो प्रोविज़न थी 41 जो पहले CRPC थी, जिसके में जो पुलिस अफसर को पावर ऑफ अरेस्ट की बात जो करता है, ठीक है, वो व्हेन पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट की जो बात करता है 41 एंड 41A, जो जिसमें कि नोटिस की बात करते हैं, दोनों को मर्ज करके 35 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बना दिया। अब 35 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो बात करता है अरेस्ट की जो प्रोविज़न है, उसके अलावा जो समझने वाली बात है दोस्तों कि 41A का जो नोटिस देते थे, जिसमें बड़ा कन्फ्यूज़न था लोगों को कि 7 साल तक की सज़ा वाले में ही देना है, लेकिन पहले भी कानून में बात नहीं लिखी हुई थी। उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जब पुलिस ऑफिसर को जिस मामले में लगता है कि अरेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, उस मामले में 41A की नोटिस देंगे। अब 35(3) की नोटिस देंगे। अब आप थोड़ा सा सिंपल सी बात समझिए कि एक मुकदमा है चोरी का, चोर आप अरेस्ट पकड़ते हैं तो अरेस्ट करते हैं, उसमें तो नोटिस देते नहीं हैं, क्योंकि उसमें आपको लगता है कि आपको अरेस्ट करने की ज़रूरत है, जबकि उसमें सज़ा अभी 3 साल की है। ठीक है, तो अरेस्ट करने की ज़रूरत है, लिहाजा आप देन एंड देयर अरेस्ट कर लेते हैं, आप नोटिस नहीं सर्व कराते हैं। तो यहाँ पे क्या लगा पुलिस अफसर को कि अरेस्ट करने की आवश्यकता है, 7 साल तो नीचे की सज़ा है, तो वायलेशन तो हुआ नहीं। तो अब उसी प्रकार कोई रेप का केस है जिसके अंदर में 8-10 लोगों को एक्यूज बनाया हुआ है, यानी कंप्लेंट डाली हुई है, उसके खिलाफ में FIR दर्ज है, और पता चलता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन की 3 ही लोग मेन हैं जिनको कि आपने अरेस्ट कर लिया, बाकी 7 लोग को इन्वेस्टिगेशन आप ज्वाइन कराते हैं। 41A की नोटिस पहले देते थे, अब 35(3) की नोटिस देंगे, देके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराएंगे। उनका रीज़न रखते हुए खाना नंबर 12 में रखना है या उनको जो है खाना नंबर 11 में रखना है, जो भी है आप डिसाइड करेंगे, यानी कि उनको अरेस्ट की आवश्यकता लगता है इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर का नहीं है। तो ये बात दिमाग में डाल लें कि भाई अरेस्ट अगर है कोई तो आपको डिसाइड करना है, यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा, ऑफिसर इंचार्ज डिसाइड करेगा कि इसमें ज़रूरत है या नहीं है। उसी में 35(7) कहता है, एक नया प्रोविज़न डाला है 35 में 7 नंबर, कि अगर कोई 60 साल से ऊपर का व्यक्ति, 60 साल या 60 साल से ऊपर का व्यक्ति है या इन्फर्म है, इन्फर्म मतलब वो चलने फिरने के काबिल नहीं है, मतलब बीमार है या फिर वो मेंटली कुछ उसको प्रॉब्लम है, तो उस केस में अगर उसने कोई ऑफेंस 3 साल तक का किया हुआ है और उसको अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भाई मुझे अरेस्ट करना, इस केस में सिचुएशन ऐसी कि अरेस्ट करना पड़ेगा, तो DSP यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आपका स्टेट में, और ACP असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली में, उनसे पहले प्रायर परमिशन लेंगे,
तभी हम अरेस्ट करेंगे। एक राइडर डाला हुआ है। नॉर्मल केस में तो हम 3 साल वाले में अरेस्ट कहाँ करते हैं, नहीं करते हैं। उसी प्रकार जब आप अरेस्ट कर लेंगे तो पहले प्रोविज़न क्या था, जो कि अभी पहले प्रोविज़न के मुताबिक अब आज की डेट में 48 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में है कि जो आदमी अरेस्ट करते थे हम उनको उनके जो बताए हुए रिश्तेदार, माँ, भाई, बहन, जीजा, जिसको भी वो कहते थे, उसको हम इन्फॉर्मेशन दे देते थे कि भाई अरेस्ट हमने किया है, और अरेस्ट मेमो में उसकी एंट्री करते थे। उसी प्रकार अब एक प्रोविज़न आ गया डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर के। डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर यानी एएसआई रैंक का कोई ऑफिसर होगा थाने के अंदर में, कहते हैं नॉट बिलो द रैंक ऑफ एएसआई, यानी एएसआई एंड एएसआई से ऊपर रैंक के हो सकते हैं थाने में, और डीसीपी ऑफिस में भी, यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिस में, जो कि अरेस्ट के रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अब क्या करना है कि दोनों को इन्फॉर्मेशन देनी है, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को भी और साथ में उसके रिलेटिव को भी। और अरेस्ट मेमो के अंदर में अगर चेंजेस आती है तो ठीक है, नहीं तो आप नीचे जहाँ सिग्नेचर करते हैं वहाँ पे लिखें कि डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर फलाना ऑफिसर का नाम डाल दें, तो हमने इसकी अरेस्ट की सूचना दे दी गई, तो इसकी कंप्लाइंस हो जाती है। ठीक है। उसी प्रकार अगर वो एडवोकेट से मिलाने का उसका पावर है कि भाई वो है, अधिकार है, तो उसको एक रीजनेबल टाइम के लिए मिलने देंगे। ये 38 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जिक्र किया गया है। अब एक बात आती है अरेस्ट बाय द प्राइवेट पर्सन। प्राइवेट पर्सन मतलब जो अरेस्ट के लिए अधिकारी हैं, जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसके अलावा कोई पब्लिक का आदमी अरेस्ट करता है, जैसे कि कहते हैं ना कि पब्लिक वाले भी बिना वर्दी के पुलिस ऑफिसर हैं, तो ये पावर उनको कहाँ से मिली हुई है? उनको ये पावर जो मिली हुई है 40, अब नया जो कानून है 40 नंबर 40 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में है। अब उसमें पहले क्या था, ये बात साइलेंट थी कि प्राइवेट पर्सन अगर अरेस्ट करता था तो उसको कितने टाइम में प्रोड्यूस करना है। अब इसमें क्लियर कट लिखा है कि अगर उसने अरेस्ट कर लिया तो विदिन 6 आवर जो है पुलिस अफसर के हवाले करेगा या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उसको पहुंचाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है दोस्तों कि अब अगर कोई आदमी से 6 घंटे से ज़्यादा डिटेन करेगा और उसकी आपके पास ये पता चल जाता है तो उसके खिलाफ इलीगल डिटेंशन का मामला बन गया। और मार पिटाई अगर करी है तो पहले भी मार पिटाई वाले मामले में मेडिकल करा के आप एक्शन लेते थे, तो जो एज पर लॉ होगा आप करेंगे उनके खिलाफ। एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें कन्फ्यूज़न था कि भाई पुलिस अफसर का टाइम कब से चालू होगा, कि भाई 24 आवर का जो पुलिस अफसर का है, अगर पुलिस अफसर अपनी कस्टडी में लेगा उसको, एक बार तो अरेस्ट हो गया उसने, प्राइवेट बंदे ने कर लिया, अब कस्टडी में लेंगे तो कस्टडी वाला 24 आवर का टाइम कब से चालू हुआ? तो जब वो पुलिस ऑफिसर उसको अपनी कस्टडी में ले लेगा तब से चालू हुआ। ऐसा नहीं कि थाने में लेके चला गया और पुलिस अफसर अभी आया नहीं है, तो उसका जो टाइमिंग नोट करना होगा वो उस समय से टाइम नोट करेंगे जब पुलिस अफसर ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। तो ये वाली बात माइंड में रखने की है। तो एक तो हो गया 40 पे। उसके बाद जो एक नया पावर दिया है, जो कि पहले हम कोई दुर्दांत अधिकारी अपराधी होता था या ऐसा अपराधी जो भागने वाला वो रखता था कि भगोड़ा है या भाग जाएगा कस्टडी से, उसको हम हथकड़ी नहीं लगा पाते थे। हथकड़ी लगाते भी थे तो कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती थी। अब कानून में 43 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें साफ तौर पे पावर दे दिया है कि भाई कौन कौन से मामले में आप इसको हथकड़ी लगा सकते हैं। तो हथकड़ी लगाने के लिए है कि हैबिचुअल है, जो रिपीटेड ऑफेंडर है, जो कभी कस्टडी से भागा हुआ है, या हु हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का ऑफेंस किया हुआ है जो 111 में आई है। टेररिस्ट एक्ट है उसमें है, ड्रग्स रिलेटेड क्राइम है उसमें है, इलीगल पोजीशन आर्म एम्युनिशन है, मर्डर, रेप, एसिड अटैक, काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन, ये तो आप एक बार देख लेंगे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। तो ये सारे लगभग कवर किए हुए हैं जो हिनियस ऑफेंसेस हैं। तो एक बार इसको देख लेंगे कि इसमें किस में हम लगा सकते हैं। तो ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43 में है। ये बात करता है अरेस्ट हाउ टू मेड। इसमें जो और बात है दोस्तों कि भाई किसी को वुमेन है, लेडी है तो लेडीज़ ही अरेस्ट करेगी, और अगर लेडी ऑफिसर मौजूद नहीं है तो जो जेंट्स पुलिस ऑफिसर है उसको टच नहीं करेगा, वो साथ में लेडीज़ पुलिस ऑफिसर रखेगा उसकी जमा तलाशी वगैरह के लिए, और उसकी सारी
जो लोक लाज का ध्यान रखेगा। इसके अलावा एक बात है इसी के अंदर में प्रोविज़न 43 के नंबर 5 में दिया हुआ है कि अगर कोई रात के टाइम में लेडीज़ को अरेस्ट नहीं करेंगे और अगर एक्सेप्शनल कंडीशन आए तो मजिस्ट्रेट से इसमें परमिशन लेके, ये पहले भी था। तो अब इसमें जो बात लिखी है कि जो एप्लीकेशन मूव करेगा ये मजिस्ट्रेट के पास वो महिला अधिकारी होगी, महिला अधिकारी ही मूव करेगी एप्लीकेशन उसको कि भाई अरेस्ट की, और उस पर मजिस्ट्रेट साहब अगर परमिट करेंगे तो आप अरेस्ट डाल सकते हैं। ये मोटा मोटी सारी बातें हैं जो कि हमने अरेस्ट के बारे में करी है, 41A के बारे में करी है और 35(3) के बारे में करी है। तो इसके अलावा जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि अगर कोई किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर जो कि व्हाट्सएप नंबर भी है 9871009070 पे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ अपने पुलिस ऑफिस भाइयों के जो ऑल ओवर इंडिया में पुलिस भाई हैं उनके फ़ायदे के लिए, उनको क्या करना है उसके लिए बना रहा हूँ। बड़ा ब्रीफ में कानून पे कम फोकस है, क्या करना है इस पे ज़्यादा फोकस है। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सर्कुलेट करें और लोगों को कहें कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी इसमें वीडियो आएंगे जो कि तीनों कानून को कवर करते हुए पुलिस अफसर के काम से रिलेटेड डाले जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो लेके फिर आता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।